everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start up with the practice question paper of midterm examination 2022-23। यहाँ पर ये है हमारा पार्ट नंबर 2। सभी ध्यान देना, ये है पार्ट नंबर 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो ज़रूर देख ले। यहाँ हम क्वेश्चन 20 से आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कस किया था। बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक चीज़ को हमने कवर किया था, है ना। हमने हर एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझा था। सो पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो सैम्पल पेपर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस ये जो सॉल्यूशंस जिससे हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, वो भी आपको कुछ दिनों में अपडेट मिल जाएगी सैम्पल पेपर में, कुछ घंटों में मिल जाएगी। ओके, सो चेक कर लेना बाद में। ओके, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शंस हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 21। ओके, एंड ऑल्सो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, और उसके बाद यानी कि 20 क्वेश्चन के बाद 21st क्वेश्चन से आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी ज़रूर कर लेना अच्छे से, ठीक है। सो अब हमारा ये है 21st क्वेश्चन, दैट मीन सेक्शन बी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी हैं सभी? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग सोहन हैज़ पुट अ पीस ऑफ कैल्शियम। अब जो रखा है, जो हमने ऐड किया है, क्योंकि अब आप समझ चुके हो इतना पढ़ के कि कहीं ना कहीं तो केमिकल रिएक्शन की बात हुई है। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम को मार्क कर लो, ठीक है। इन द बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, यानी कि कैल्शियम को वाटर के साथ ऐड कर दिया। ओके, ही ऑब्जर्व्ड दैट इट सैंक डाउन फर्स्ट बट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर आफ्टर सम टाइम, गिव रीज़न। अब याद हो अगर आपको तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। ऐसा क्यों होता है कि जब हमने कैल्शियम को वाटर में ऐड करा तो पहले तो कैल्शियम जो है वाटर में नीचे चला जाता है, यानी कि डूब जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और आपको एक और में क्वेश्चन दे रखा है, 21st क्वेश्चन का ही पार्ट है। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक वायर आर मेड फ्रॉम कॉपर। अब आपसे जो है मेटल की प्रॉपर्टीज़ पूछी है जिनकी वजह से हम कॉपर के वायर्स, अब कॉपर को हम वायर्स बनाने में यूज़ करते हैं, कॉमन सी चीज़ है, कॉपर वायर्स हम यूजुअली हमारे घर में लगे होते हैं ना। सो कॉपर को हम एज अ वायर यूज़ क्यों करते हैं, ये हमें रीजंस बताने हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर देना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कैल्शियम वाले, और से पहले जो आपका क्वेश्चन था कैल्शियम वाला, उसको देख लेते हैं। ओके, सो कैल्शियम वाले क्वेश्चन में क्या था कि कैल्शियम को जैसे ही हमने वाटर में ऐड करा तो उसने एक स्टिकी लेयर बना ली वाटर हाइड्रोजन गैस के साथ। मतलब कि हमने कैल्शियम को, अब जैसे वाटर है, ये वाटर का बीकर है मान लो, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया कैल्शियम। ओके, डालते ही ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि ऐड करते ही तुरंत कोई स्पॉन्टेनियस ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, विग्रस इस तरीके का कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि जो कैल्शियम है हमारे पास, इसने स्टिकी लेयर बना ली हाइड्रोजन गैस के साथ। अब रिकॉल करो, ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई जिसकी वजह से स्टिकी लेयर बना के फ्लोटिंग करनी स्टार्ट कर दी, हाइड्रोजन गैस। अब याद करो तो कैल्शियम इज़ व्हाट, कैल्शियम इज़ अ मेटल, और मेटल को जब हम वाटर में ऐड करते हैं, कैल्शियम इज़ व्हाट, इट्स अ मेटल, और मेटल को जब हमने वाटर में ऐड करा तो क्या बनता है, उस पर्टिकुलर मेटल की हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम के केस में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो स्टिकी लेयर बना देती है।
ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा जो मेटल है इसने फ्लोटिंग स्टार्ट कर दी। क्लियर हुआ सभी को? ओके। अब आपका जो और वाला क्वेश्चन था वो पूछ रहा था कि कॉपर को हम वायर में यूज़ क्यों करते हैं, मतलब कि जो हम इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनमें कॉपर का इस्तेमाल क्यों करा जाता है। सो बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही वायर दिया सो आपको वायर वाली प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए मेटल्स की, दैट इज़ डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी मीन्स कि मेटल का जो पीस है हम उसको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आया? ओके। और उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ कि वो अच्छा कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगर कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर ही नहीं होता तो हम उसको कैसे मेटल वायर, मतलब है तो वो मेटल लेकिन वायर की तरह यूज़ क्यों करते, नहीं कर पाते। सो ये भी एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल्सो इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू जब आप अपने बुक्स में चेक करोगे सो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जहाँ कॉपर की मेंशन्ड है वहाँ चेक ज़रूर करना, इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी कम होती है। रेजिस्टिविटी क्या होता है याद है ना, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, where rho stands for resistivity and resistivity depends on what? Resistivity depends on medium, sorry material, not medium, material। यानी कि सिल्वर मेटल की अलग रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी होगी। समझ आया सभी को? ओके। सो ये था आपका 21st क्वेश्चन का आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 22nd क्वेश्चन की तरफ। What are reflex action and reflex arc? अब आपसे जो है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क दोनों पूछ लिए गए हैं। सो बहुत सारे बच्चों को तो इनमें डिफरेंस ही नहीं पता होता, लेकिन अगर आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो पता होगा आपको। और वन शॉट लेक्चर्स जो मैंने आपको दिए थे उसमें भी मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस बताया था रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेइंग और में करके, यानी कि ए करना है आपको कोई। ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज। यानी कि जैसे ब्राइट लाइट का फोकस हुआ, जैसे ही ब्राइट लाइट हमारी आई पे पड़ी सो आईज में मैंने आपको बताया था कि आइरिस क्या करता है, प्यूपिल में कुछ चेंजेस कर देता है। और ब्राइट लाइट होती है सो प्यूपिल को आइरिस क्या करेगा, क्या मैसेज देगा, क्योंकि ब्राइट लाइट है सो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और डिम लाइट होती तो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाता। ठीक है, समझ आया? अब इसको आपका सीक्वेंस बताना है, इवेंट्स का सीक्वेंस आपको बताना है। ठीक है, सो अब देख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, अब रिफ्लेक्स एक्शन से क्या समझते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं पर भी वर्ड रिफ्लेक्स आ रहा है यानी कि वो एक ऐसा रिस्पॉन्स है, ऐसा स्टिमुलस है जो कि बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा जा रहा है, क्विक रिस्पॉन्स है। ठीक है, सो रिफ्लेक्स एक्शन, अब ध्यान दो एक्शन वर्ड है, एक्शंस मीन यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, काम हो रहा है, समझ आया? अब जब काम हो रहा है तो हम उसको एक्शन बोलते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। सो रिफ्लेक्स एक्शन में क्विक रिस्पॉन्स ओवर द स्टिमुलस, यानी कि जो स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। और आर्क से आपको समझ आना चाहिए पाथवे, जैसे हम आर्क बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं ना, कंपास से इस तरीके से आर्क बनाते हैं, याद आया थोड़ा मैथ्स में। ठीक है, उसी तरीके से एक तरह से अब ये एक्शन तो कोई दिखा नहीं रहा और रिफ्लेक्स एक्शन होगा या रिफ्लेक्स आर्क होगा, या तो काम हो रहा होगा या तो वो रास्ता बता रहा होगा। सो सिंपल सी बात है, अगर ये काम नहीं बता रहा सो ये रास्ता बताएगा। ठीक है, सो आर्क मतलब रिफ्लेक्स आर्क मतलब पाथ थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन इज शोन, वो पूरा पाथ वे क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क, और वो जो फंक्शन हो रहा है, वो जो क्विक रिस्पॉन्स हो रहा है स्टिमुलस पे, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। समझ आया सभी को? ओके,
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अपना पाथ को बताना था, पूरा पाथवे, कि जब ब्राइट लाइट एकदम आइस पे आती है तो किस तरीके के एक्शन हमारी आइस परफॉर्म करती है। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इस तरीके से आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना सकते हो, बॉक्सेस के अंदर डाल के आप प्रॉपरली लिख सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर स्पेस देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने में लिख रहे हो और फिर इतने में इस तरीके से, मतलब खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए वहाँ पे। क्लियरली एग्जामिनर को समझ आने चाहिए सारे पॉइंट्स जो आपने मेंशन करे हैं, ठीक है। सो अब देखो, सबसे पहले ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट को हम सनलाइट भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, ब्राइट लाइट या सनलाइट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है हमारा स्टिमुलस जो होने वाला है। देन हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स के पास क्या जाएगा, मैसेज जाएगा रिसेप्टर ऑर्गन्स के पास, ठीक है। सो अब हमारे जो यहाँ क्या हुआ, ये स्टिमुलस आ गया और इस स्टिमुलस को लेंगे कौन, रिसेप्टर ऑर्गन्स, ओके। अब रिसेप्टर ऑर्गन्स रिसीव करेंगे उस इंफॉर्मेशन को वाया सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का अगर आपको ध्यान हो तो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेकर आने का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन्स का। सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले जाने का काम वो करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सो इसी तरीके से आप यहाँ पर मेंशन करोगे और कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स कौन से हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर आए और इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन अब किसको इंफॉर्मेशन देगा, पहले हमारे रिसेप्टर ऑर्गन जिनके ऊपर रिसेप्टर यानी कि रिसीव करने वाला, ठीक है, इफेक्टर मतलब इफेक्ट दिखाने वाला। अब यहाँ क्या है, इफेक्टर ऑर्गन अपना इफेक्ट शो करेंगे जिस अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन ने मैसेज भेजा है, और उसके बाद फ्लिंचिंग और ब्लिंकिंग ऑफ आइज, यानी कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज होती है। ये पूरा पाथवे वहाँ पर फॉलो होता है। क्लियर है सभी को? सो ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है। फाइनली जो रिस्पॉन्स मिला, दिस इज ब्लिंकिंग ऑफ आइज और फ्लिंचिंग ऑफ आइज। अब ये जो है बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बता ही दी है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब इस छोटे से ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना। एक्शन का मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, और काम हो रहा है सो यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा। जो स्टिमुलस हमें मिला है उसका क्विक रिस्पॉन्स इज व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन। और वहाँ जो ये पूरा पाथवे होगा ना इस रिस्पॉन्स का, कि इसके पास मैसेज गया, इसने मैसेज दिया, इस वापस लेकर आया, इसने इफेक्टर ने इफेक्ट शो करा, दैट इज़ रिफ्लेक्स आर्क। समझ आया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, ये नोटबुक में नोट कर लेना, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ अ फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल्स। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, एवर एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से। सो 4 ट्रॉफिक लेवल्स, अब आपको हमेशा पता होना चाहिए ट्रॉफिक लेवल्स को जब आप बना रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो। सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा प्रोड्यूसर्स आएंगे और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा आपका कोई हर्बीवोर या फिर कोई ओमनीवोर। ओमनीवोर इसीलिए क्योंकि ओमनीवोर भी तो प्लांट्स पे फीड कर सकते हैं, है ना। सो हर्बीवोर आ रहा होगा आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे, फिर आपका ओमनीवोर हो सकता है, कार्निवोर हो सकता है, और इसी तरीके से ऊपर आपका टॉप कार्निवोर हो सकता है, ठीक है। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और डिपेंडिंग ऑन कि आपको कहाँ का फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ की फूड चेन के बारे में बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में इसके अलावा आपको ये भी दे दिया जाता कि ग्रासलैंड का बताओ, या एक्वेरियम का बताओ, या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम का। एक्वेरियम का तो नहीं, एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ठीक है। सो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आप ट्रॉफिक लेवल्स को बनाओगे। याद रखोगे ना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर्स आएंगे,
तो चलिए ये रहा आपका 23rd क्वेश्चन। ठीक है, सो आप यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर ये चीज़ें शो कर सकते हो। समझ आ गया सभी को? ओके, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल किसका होगा? प्रोड्यूसर्स का। सो दीज आर प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? एक्वेटिक प्लांट्स, जू प्लैंक्टॉन्स। जू मीन्स एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स भी हो सकते हैं। आप इनको फाइटो प्लैंक्टॉन्स भी कह सकते हो। फाइटो प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं पता है आपको? अगर पता है तो जल्दी से 4 सेक्शन में बताओ। देखो, अब वर्ड को ब्रेक करो और मीनिंग समझो। फाइटो मीन्स व्हाट? प्लांट। फाइटो मीन्स व्हाट? प्लांट। और प्लैंक्टॉन्स मीन्स जो फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, सो ये फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं, हमारी जो वाटर बॉडी होती है उसके ऊपर फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हीं को हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। और कौन से? प्लांट्स। समझ आया? सो पहले पे हमेशा प्रोड्यूसर्स आएंगे, सो दे आर एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, और इसको मैं, चलो ठीक है, लगा रहने दो, इसको और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, सो ये बात हमेशा ध्यान रखना, फाइटोप्लैंक्टन्स अगर आपसे कहीं पर पूछा जाता है तो आप क्या आंसर दोगे। समझ आ गया इतना? ओके, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमने बात करी थी, हर्बीवोर्स आएंगे। सो यहाँ पर स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि फिशेस हो सकती हैं, जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, यहाँ जू प्लैंक्टन्स आएंगे। जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। देन ये क्या हो गए? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर एक के साथ कंज्यूमर लगाना है यहाँ, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद अब ये जो फिश है, ये जो मतलब ये छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स बहुत छोटे 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 होते हैं। ठीक है, अब ये मान लो प्राइमरी कंज्यूमर है, अब ये छोटे छोटे, इनको फिश ने खा लिया। सो फिश यहाँ पर क्या हो गई? फिश हो गई यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब फिश हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद फिश को भी कौन खा लेगा? क्रेन खा लेगा। ठीक है, सो क्रेन क्या हो गया? टर्शियरी कंज्यूमर, हायर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब यहाँ 4 ट्रॉफिक लेवल्स कैसे हुए देखो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप ये जो आंसर्स हैं इनको आप नोट भी कर सकते हो, बाकी समझ जाओगे तो आप खुद नोट कर ही लोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, समझ आया किस तरीके से लिखना है? इस ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना कि पहले आपके प्रोड्यूसर्स आएंगे, देन हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, देन टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, और ओमनीवोर्स का भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द गैल्वेनाइजेशन मेथड डज वर्क टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गैल्वेनाइजेशन मेथड। अब मैंने क्लास में भी इतनी बार आपको बताया था कि गैल्वेनाइजेशन मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लो, समझ लो। सो आई होप आप सभी ने इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को समझ रखा होगा। व्हाट इज़ थर्माइट रिएक्शन? और करके क्वेश्चन है कि थर्माइट रिएक्शन क्या होता है और इस रिएक्शन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गैल्वेनाइजेशन की हिंट दे देती हूँ थोड़ी सी। मान लो कि ये आपकी आयरन सरफेस है। ठीक है, ये क्या है? आपकी आयरन मेटल है, आयरन सरफेस है। आयरन सरफेस जो है, अब यहाँ हम क्या करेंगे? जिंक की कोटिंग कर देंगे। जिंक की कोटिंग से क्या होगा कि पहले जो आयरन की सरफेस, हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट है और साथ ही में हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो इनके कांटेक्ट में आकर क्या होती है? रस्टिंग हो जाती है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। लेकिन अगर आयरन की सरफेस इनके कांटेक्ट में ही नहीं आएगी तो रस्टिंग नहीं होगी, और रस्टिंग नहीं होगी तो बस मुझे यही चाहिए था, हमारा आयरन मेटल सेफ रहेगा। सो गैल्वेनाइजेशन इज बेसिकली, देखो, जिंक की कोटिंग। ठीक है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस। ठीक है,
ओके, थर्माइट रिएक्शन क्या होते हैं? उस टाइप के रिएक्शन जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है और इतनी अमाउंट ऑफ हीट होती है कि जो प्रोडक्ट में हमारे जो मेटल्स होते हैं ना वो मोल्टन स्टेट में आते हैं। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के जो मेटल्स होते हैं मोल्टन स्टेट में हमें मिलते हैं। ऑल्सो इनका यूज़ क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। सो आई होप इतना आपको एक क्विक ओवरव्यू आपको मिल गया हर एक चीज़ का कि ये क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इनको। तो डेफिनेशन क्या है गैल्वेनाइजेशन की, ये देखो, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन मेटल। अब ये Fe क्या है? आयरन। आयरन मेटल पे जब हम जिंक की कोटिंग कर रहे हैं, दिस इज द प्रोसेस विच इज गैल्वेनाइजेशन। जिंक सरफेस एक्ट्स एज एनोड विच प्रिवेंट्स आयरन सरफेस फ्रॉम कोरोजन। ओके ओके, नेक्स्ट इज और करके जो क्वेश्चन था, ये एग्जांपल है आपका थर्माइट रिएक्शन का, थर्माइट और एल्यूमिनो थर्माइट रिएक्शन। एल्यूमिनो थर्माइट क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम विद आयरन ऑक्साइड, दिस इज व्हाट, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम को हमने क्या कराया? रिएक्ट कराया और इसको हम प्रोडक्ट की तरह देखें तो प्रोडक्ट हमें मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन एंड हीट, और हीट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ओके, ऑल्सो अगर इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस रिएक्शन में कुछ खास बात है। ये रिएक्शन जो है बहुत सारे टाइप्स को इंडिकेट कर रहा है। देखो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख सकते हो। एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, कहाँ से याद आया हमें? ये रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एल्यूमिनियम है वो आयरन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप ध्यान दो तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आयरन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एल्यूमिनियम, और आयरन नीचे प्रेजेंट होता है। दैट मीन एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, देन अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है ये भी देखते हैं। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसने डिस्प्लेस कर दिया, दैट मीन दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो। देन अगर मैं बात करूँ, यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन जो कि पहले आयरन के साथ थी अब वो प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम के साथ है, यानी कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ है। दैट मीन इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो, एंड इट्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, दैट मीन इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा और समझने की कोशिश करें, सो यहाँ आप ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इस केस में, क्योंकि एल्यूमिनियम की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन, और एल्यूमिनियम की क्योंकि खुद ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट मीन इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी खुद ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिसकी खुद रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, यहीं पर आयरन की बात करूँ तो आयरन की हो रही है क्या? रिडक्शन, क्योंकि आयरन के पास पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था और बाद में अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि आयरन ने क्या किया? अपना ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को दे दिया। दैट मीन इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया? अब इसके यूजेस भी आपको पता होने चाहिए। ये इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट है थर्माइट रिएक्शन से जो हमें मिली। यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड वेल्डिंग ऑफ मशीन पार्ट्स। समझ आया रिएक्शन के यूजेस क्या हैं? सो यूजेस भी आप ये सारे पॉइंट्स जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन कह रहा है, राइट टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, एंड सेकेंड इज ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा क्यों होता है। सो गाइज ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी कहे थे कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो आपको ये फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन है जहाँ आपको पाइरूवेट,
पायरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ अलग अलग वेज में। ह्यूमन बॉडी में बस आपको बताना है, यानी कि 3 पॉइंट्स लिखे थे, 2 पॉइंट्स बताने हैं। वो क्लास में ऑलरेडी मैंने इतनी बार रिपीट करा था। ऑल्सो ये वाला पॉइंट मैंने कहा था असर्शन रीज़न की फॉर्म में आ सकता है या फिर गिव रीज़न की फॉर्म में आ सकता है। सो ये गिव रीज़न की फॉर्म में आ गया। सो सारे पॉइंट्स अब यहाँ से समझ लो कि जितने भी पॉइंट्स क्लास में बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो उनको याद कर लिया करो, ठीक है। सो ये देखो, ये रहा फ्लो चार्ट। ग्लूकोज पहले ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का पायरुवेट में। दिस इज अ कॉमन स्टेप फॉर ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस, फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके। और मोर प्रिसाइजली मुझे ये भी बताना कि इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बता रखा है। लोकेशन बतानी है आपको कमेंट सेक्शन में या फिर चैट सेक्शन में, ठीक है, ओके। ये आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद अब ह्यूमन बॉडी में आपको बताना है। सो ह्यूमन बॉडी के तो ये ही 2 रिएक्शंस होते हैं। ये होता है हमारे जनरली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सो ये जो है मसल्स में जो रिएक्शन हो रहा है, दिस इज अकरिंग इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। लैक मीन्स कमी, यानी कि रिक्वायरमेंट है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर। एंड दिस इज अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिएक्शन होता है दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ आया, एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहीं पर मसल्स वाले केस को हम बोल सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ आया, ये हमारा एरोबिक नहीं है, ये हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है। सो ये दोनों आप रीड कर लेना। मसल्स में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं और एनर्जी तो यहाँ पर भी प्रोड्यूस होती है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं, कम अमाउंट में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। यीस्ट के लिए भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये क्या है, अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। और वाला जो क्वेश्चन था वहाँ क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का ब्रीदिंग रेट कम इसीलिए होता है क्योंकि वाटर में, अब वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू एयर में। और हम ऑर्गेनिज्म, हम कैसे हैं, लैंड पे रहते हैं, मतलब हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं। सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर while terrestrial organisms from the air. Oxygen levels in water is much lower than that in air. That's why breathing rate of aquatic organisms is higher. ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन तो उन्हें भी चाहिए। सो ऑक्सीजन अगर डिजॉल्व्ड अमाउंट में कम है तो जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है टू ऑब्टेन दैट ऑक्सीजन, ठीक है। ये रीज़न आपकी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आपका एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब जो सैम्पल पेपर है वो गिवन है, ये भी आपके एनसीईआरटी में ही था और ये भी आपके एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट गिवन है, ठीक है। सो एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, यही आपके लिए सजेशन रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रखी है प्लांट की मूवमेंट के लिए, यानी कि प्लांट में जो प्लांट्स की रूट और शूट है कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है। शूट तो भाई ऊपर की तरफ ग्रो होती है, रूट नीचे की तरफ ग्रो होती है, ओके। देखो ध्यान से देखो, यहाँ रूट इस तरफ ग्रो हो रही है और यहाँ हमें पता है वाटर है और शूट हमारी ऊपर की तरफ ग्रो करती है। सो इस तरफ क्योंकि वाटर की तरफ हमारी रूट ग्रो कर रही है, सो दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। और शूट हमारी सन की तरफ करेगी, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। समझ आया, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। बी क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ साइंटिस्ट एडमिनिस्टर्स गिबरेलिन इन अ प्लांट, व्हाट एक्सपेक्टेड चेंजेस में अकर इन दैट प्लांट। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होने चाहिए कि जिब्रेलिन जो है वो फंक्शन क्या करता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो।
ठीक है। सो जितने भी आपके प्लांट हार्मोन्स हैं जैसे कि ऑक्सिन्स, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनेस, जिब्रेलिन, इन सभी के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ स्टार्टिंग विद द सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी, what are ionic compounds? Why ionic compounds are good conductors of electricity only in molten state? एंड सेकेंड, इसी का पार्ट अब ये मत सोचना ये और करके क्वेश्चन है और यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन 27th क्वेश्चन के ही पार्ट हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके ये जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट में ही, ऐसा क्यों होता है। और सेकेंड क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की फॉर्मेशन, ये ऑलरेडी ये दोनों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रखे हैं क्लास में। MgCl2 वाला व्हाट आर आयंस एंड देयर फॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको मिल जाएंगे चैनल पे। ठीक है, सो डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो तो वहाँ विजिट कर सकते हो। ओके, सो सच कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स or the compound formed by oppositely charged ions attracts each other to form a chemical bond which is known as ionic bond. आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड कह लो, इसीलिए हम इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वो कंपाउंड जो कि जैसे अगर मैं यहीं पर बात करूं मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या है, मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2 का, और एक Cl की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज होता है -1 का। सो Cl -1 और Mg पे, सिंगल Mg पे +2 का चार्ज। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है जो बता रहा है MgCl2 की फॉर्मेशन। ओके, इसी क्वेश्चन का। ठीक है, सो Mg पे +2 चार्ज और Cl पे -1। हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये कंपाउंड्स बनते हैं अपोजिटली चार्ज आयंस की अट्रैक्शन से। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो MgCl2 में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन जो माइनस का वाला चार्ज है क्लोरीन के पास वो सिर्फ -1 है और यहाँ +2 है। सो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 क्लोरीन्स को अप्रोच करेगा और यहाँ बच जाएगा MgCl2, Mg का +2 और ये -2 ओवरऑल हो जाएगा। -2 कैसे हुआ समझ आया, एक क्लोरीन पे -1 और 2 आ गए, सो -2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो इससे +2 और -2 का जो ओवरऑल चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। समझ आया मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। और अच्छे से देख लेते हैं जो आप वहाँ पर लिख के दिखा सकते हो एग्ज़ाम में। सो ये है आपके आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। और सो जो क्वेश्चन है कि हमेशा वो मोल्टन स्टेट में ही ऐसा क्यों होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये आप अपनी NCERT से देख लेना, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जहाँ लिखी हुई है। बेसिकली मोल्टन स्टेट में ऐसा होता है कि जो उनके आयंस होते हैं वो फ्री स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, वैसे तो वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनके कहीं ना कहीं बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स आयंस फ्री हो जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब ये देखो मैग्नीशियम का ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो यहाँ शो कर रखे हैं दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है Mg12 और क्लोरीन का 17। तो इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर थर्ड शेल में आउटर मोस्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स विच विल एक्ट एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से क्लोरीन 17, तो यहाँ क्या होगा 2, 8 एंड 7। अब 2 और 8 में 10 हो गए फिर इलेक्ट्रॉन्स और ये 7 बचा, तो 7 तो बन गए क्या टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब याद हो अगर आपको कंडीशन, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में टू अचीव व्हाट, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्लोरीन को चाहिए +1 मोर इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम के पास अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2, 8, 2 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी चले जाएं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे।
Mg+2 में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, यानी कि 2,8 की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। सो यहाँ से आप समझ सकते हो ये आपकी डॉट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो कि आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये डैश बनाया है टू शो दैट कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ रहा है। यहाँ पर भी डैश बना है टू शो दैट ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ रहा है। सो Mg2+ और Cl पे एक नेगेटिव और 2, ये ऊपर जो 2+ है दैट शोज़ कि एक ही जो हमारा मेटल है उसी पे 2+ है, लेकिन नीचे जो 2 आ रहा है दैट मीन कि 2 ऐसे एलिमेंट्स आए और फिर जाके वो 2 × -1 हुआ, सो 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। सो MgCl2 की इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है, विच इज़ एन आयनिक कंपाउंड। क्लियर हुआ? अब ये भी आप नोट कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, और इस रिएक्शन में आपको बताना है जिंक इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी देखा था, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। देखो, जहाँ दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है जिस रिएक्शन में, द काइंड ऑफ रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन, यहाँ कंप्लीट लिख लेना, बोथ ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मीन्स व्हाट, रिडक्शन मीन्स व्हाट, यस, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो जहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन, सो जहाँ ये दोनों काम हो रही हैं उस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब यहाँ देखो ध्यान से, जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, ये आपको गिवन केमिकल इक्वेशन में जो क्वेश्चन में दी है, और कुछ नहीं लिखा अभी मैंने। ओके कूल। देन यहाँ पर देखो, इस केमिकल रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में आप ध्यान से देखोगे, सो यहाँ पर जिंक, दिस इज जिंक, कॉपर सल्फेट, ZnSO4, दैट मीन जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब आइडेंटिफाई करो जल्दी से कहाँ कहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है। जिंक के पास क्या पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था? नहीं था। प्रोडक्ट साइड में चेक करो क्या ऑक्सीजन है? सो यस है, यानी कि क्या हुई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हुई अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन इसको क्या कहेंगे हम? यस, ऑक्सीडेशन। CuSO4, कॉपर के साथ क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट था रिएक्टेंट साइड में? यस। प्रोडक्ट साइड में चेक करो क्या है? नहीं है, यानी कि दिस इज व्हाट? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब जल्दी से नाम बता दो मुझे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को मैं कहूँगी रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को मैं क्या कहूँगी? ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अब ध्यान दो, मैंने बताया था कि जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है दैट मीन वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस होता है दैट इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहाँ मुझे जल्दी से बताओ, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि जिंक इज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर सल्फेट में कॉपर की क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। कॉपर की रिडक्शन हुई है, दैट मीन इट इज व्हाट? इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहाँ लिख दें जल्दी से, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आपको सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी, हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ देखो, जल्दी से बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर सल्फेट में कॉपर। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट हम कह सकते हैं जिंक। अकेला कॉपर मत लिखना, कॉपर सल्फेट। मैंने कॉपर के रेफरेंस में बात करी थी, इसीलिए आपको ऐसा बताया। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप यहाँ पर जैसे रिएक्टेंट साइड पे जो चीज़ें हैं सिर्फ वही लिखोगे एज इट इज़। कभी भी आप ऐसा मत लिखना कि कॉपर सल्फेट का आपने कॉपर लिख दिया, मतलब इस टाइप का अगर आपने आंसर दिया है तो इस पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे।
समझ आया? क्योंकि ये कॉपर जो है वो एक्चुअल में रिएक्टिव साइड पे है ही नहीं, रिएक्टिव साइड पे तो कॉपर सल्फेट है। ऑन रिड्यूसिंग एजेंट में हम जिंक डालेंगे, जिंक सल्फेट नहीं डालेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सो यहाँ डाल दोगे आप जिंक। ठीक है, समझ आ गया? इसको जल्दी से नोट कर लो सभी। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज सेइंग व्हाट? Doctor uses a white powdery substance A mixed with water to form a compound B to fix the fractured bone. अब यहाँ से fractured bone को fix करने का काम आया है। That mean बहुत बड़ी आपको hint मिल चुकी है। Name compound A and B formed. Give any other two uses of compound A. यानी कि एक white powdery substance है A। ए में मैंने क्या किया? ए एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस है, मैंने इसमें वाटर को ऐड करा, जैसे ही मुझे मिल गया बी, और बी का बहुत ही अच्छा रोल बता दिया दैट ये हमें फिक्स करने हेल्प करता है टू फिक्स द फ्रैक्चर्ड बोन। ओके, सेकेंड इसी का और करके पार्ट है व्हाट इज क्लोर-एल्कली प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, राइट? यूजेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बताने हैं। क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या होता है और प्रोडक्ट के यूजेस, चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप आप सभी को इतनी हिंट मिल चुकी होगी जैसे ही आपने देखा कि ये यूज़ करते हैं हम टू फिक्स फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, और ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस है। ठीक है, वाइट पाउडरी सब्सटेंस विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाई हाफ होता है यहाँ पर वाटर का। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हाफ कह सकते हो या फिर 2CaSO4.H2O कह सकते हो। ठीक है, दैट मीन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, सो ये है आपका सब्सटेंस ए। सेकेंडली जो मैंने ये क्या है, हमारा ए है, दिस इज ए। ए में जैसे ही मैंने वाटर ऐड करा तो क्या सॉरी ये हमारा फॉर्मूला हमारे POP का, जैसे ही हमने वाटर ऐड करा मुझे क्या मिला? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट विच इज जिप्सम। वाटर ऐड करने पे मुझे मिला क्या? जिप्सम। अब जो मिला उसका नाम था बी। ठीक है, लेकिन अब मुझे ए के यूजेस बताने थे या बी के? यस, ए के यूजेस। चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ POP। सो 2 यूजेस बताने थे, 4 डिस्कस कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी आप बता सकते हो अपने एग्जाम में। फर्स्ट वन इज टू फिक्स गैप्स इन वॉल्स। सुना होगा नाम POP का, तो बहुत कॉमन है। सेकेंड इज मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स। ठीक है, सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, ये तो आपको गिवन ही था आपके क्वेश्चन में। मेकिंग ऑफ मोल्ड्स, ये क्या है? कुछ यूजेस है POP के। सो जल्दी से नोट कर लो इसको अपने नोटबुक्स में, इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्लोर-एल्कली प्रोसेस को भी देख लेते हैं हम और करके जो क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को याद होगा कि क्लोर-एल्कली प्रोसेस एज द नेम इंडिकेट्स, क्लोर मीन्स क्लोरीन। देखो क्लोर का मतलब क्या है? क्लोरीन, एंड एल्कली मीन्स NaOH। एल्कली रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को एंड क्लोर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन को। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इतना लिखने की बजाय आप ये भी लिख सकते हो ब्राइन, बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। सो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से, यानी कि ब्राइन से, सो एल्कली और क्लोरीन की फॉर्मेशन हो गई। एल्कली क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड क्लोर मतलब कि क्लोरीन। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन क्या है। हमने क्या कहा था कि NaCl यानी कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि NaCl प्लस वाटर। सो NaCl में जैसे ही हमने वाटर ऐड किया प्लस इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, दैट मीन यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सो हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिले? प्रोडक्ट्स हमें मिले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम
एल्कली की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, है ना। एल्कली मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ में हमें एक और प्रोडक्ट मिला, दैट इज़ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। सो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मेंशन करना है इलेक्ट्रिसिटी, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये तो आपका पूरा रिएक्शन है ही। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। सो हाइड्रोजन हमें मिलेगा कैथोड पे और क्लोरीन हमें मिलेगा एनोड पे। कैसे याद करा था हमने, देखो कैथोड और एनोड आप सभी लिखो अपनी नोटबुक्स में। अब कैथोड पे हमने याद करा था कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायंस, और कैटायंस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और कैथोड का नेगेटिव। और हमने देखा था कि एनोड क्या करती है, एनोड अट्रैक्ट करती है एनायंस को, एन से एनोड और एनायंस में भी एन से एनायंस। एनोड अट्रैक्ट्स एनायंस एंड कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायंस। अब ये आप सभी को पता होना चाहिए कि एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज और कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। दैट मीन अपोजिट चार्ज होगा जब भी अट्रैक्शन होगी, यानी कि कैथोड पे होगा नेगेटिव चार्ज और एनोड पे होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो हमने लिखा है कि क्लोरीन की फॉर्मेशन हुई है एनोड पे बिकॉज क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज, एंड हाइड्रोजन क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो फॉर्मेशन हुई है हमारी कैथोड पे। अब ये क्या हुए, ये फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स हैं। बाय प्रोडक्ट्स के हम यूजेस भी देख लेते हैं। ओके, ये देखो, अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन हम यूज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज़ अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। क्लोरीन बैक्टीरियाज को, जर्म्स को किल कर देता है। सो क्लोरीन को हम यूज़ करते हैं इन वाटर ट्रीटमेंट। स्विमिंग पूल्स में हम वाटर को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और CFCs एज अ नेम सजेस्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हमने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में, वहाँ भी हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं रॉकेट फ्यूल, मैर्गनीन और फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। सो ये हो गए आपके यूजेस ऑफ बाय प्रोडक्ट्स और हो गया आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, एक्सप्लेन इट्स 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सिंपल सी बात है, आपको क्या बताना है, प्लांट्स में जो फूड की प्रोडक्शन होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस मतलब कि अब प्लांट्स आ गए और फूड मेकिंग प्रोसेस आ गया। दैट मीन हमने बात करी है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के आपको 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताने हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप मेंशन करोगे कि जो फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आपको ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट इसकी लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होगी, और कौन सा पार्ट करेगा हमारे प्लांट का, लीव्स, और लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन करेगा, और कौन सी लाइट, हमारी सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाएगा एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होगी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें से कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी जो कि हम इनहेल करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन, अब जल्दी से याद करो रिडक्शन, अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाएगी इनटू कार्बोहाइड्रेट। समझ आया सभी को? सो ये 3 इवेंट्स हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये सभी नोट करेंगे अपनी नोटबुक्स में। ओके, 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है,
Complete the following diagram A, B, C by drawing the reflected ray in which a ray of light is incident on a spherical mirror. Also name the type of spherical mirror given in the diagram. So डायग्राम्स में आपको किस टाइप का स्फेरिकल मिरर गिवन है वो बताना है, और आपको बताना है कि आपको कंप्लीट करना है रे डायग्राम जो आपको गिवन है इन विच अ रे इज इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर। यानी कि आपको इंसिडेंट रे दे दी गई है, अब आपको रिफ्लेक्टेड रे बतानी है कहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये वाली, ठीक है। यानी कि जब इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है सो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। उस टाइप के स्फेरिकल मिरर्स को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर्स। यहाँ पर देखो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब देखो तो ये वाली है, ठीक है। यानी कि बल्ज्ड आउट पोर्शन जो है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, और इसी तरीके से सी वाले पार्ट में भी कॉन्वेक्स मिरर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करेंगे, ओके। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एज इट इज़ आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है। ये देखो ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में इस तरीके से इतना पार्ट दे रखा है इंसिडेंट रे का, आपको इसको कंप्लीट करना है। सो हमेशा ध्यान रखना ये पूरा जो पार्ट है ये इंसिडेंट रे का है, ओके। हमेशा ध्यान रखना जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, हमेशा इंसिडेंट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हुई है तो उसी एंगल पे उसी साइड से हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो वापस से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे भी यही होगी और यहीं से हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पॉइंट जाता है दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है वो। जितने भी पॉइंट्स हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से जा रहे हैं ये सभी क्या है, नॉर्मल है हमारे मिरर के लिए, ओके। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन में ये दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप ध्यान दो तो इसी लाइन को, ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, इसी रे को अगर आप पीछे तक एक्सटेंड करोगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच रही है। इसी रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है या फिर उसके पास, यानी कि देखो अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो यहाँ रे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि ये क्या है, इस साइड पॉलिशिंग हो रखी है, लेकिन वो वहाँ तक उस वाले पार्ट को फॉलो कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्लेक्टेड रे भी ये ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को फिल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है हमारे इंसिडेंट रे जो कि कुछ ना कुछ एंगल बनाकर हमारे नॉर्मल के साथ आई है, क्योंकि यहाँ कहीं पर हमारा ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करो अब अपने मिरर के साथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा नॉर्मल, और ये जो इंसिडेंट रे है कुछ ना कुछ एंगल बनाकर आई है, सो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाकर ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। सो ये हो गए आपके केसेस जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन यूजेस कॉन्वेक्स लेंस स्पेक्टिकल्स। कॉन्वेक्स लेंस स्पेक्टिकल कोई पर्सन यूज़ कर रहा है, व्हाट विजन डिफेक्ट डज ही हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कॉन्वेक्स लेंस अगर स्पेक्टिकल्स को यूज़ कर रहा है तो कौन सा विजन डिफेक्ट हो सकता है, ओके। ये देखिए ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस है ये, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। सो यहाँ हम आई डिफेक्ट को लिख देंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जहाँ पर पास की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती, दूर की चीज़ें देख पाते हैं, ओके। ड्रॉ आर डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करना है, अभी देखेंगे डायग्राम भी। फर्स्ट टू शो द डिफेक्टिव आई, सेकेंड टू शो द करेक्शन विद द लेंस, एंड थर्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज बाय पर्सन इज 40 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर तो पावर क्या होगी, सो सिंपल क्वेश्चन।
हमेशा ध्यान रखो कॉन्वेक्स लेंस में पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में हमारी जो फोकल लेंथ, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर, आपको पावर बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। ये देखिए, ये है आपका हाइपरमेट्रोपिया का केस, जहाँ पर जो नियर पॉइंट है, अगर हम नॉर्मल आई की बात करें तो नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। हाइपरमेट्रोपिक आई में जो नियर पॉइंट होता है वो और दूर की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, सो यहीं पर अगर हम बात करें, ये देखो ये हमारे हाइपरमेट्रोपिक आई है जहाँ पर आपको शो करना था। अब आपको बताना है सेकेंड डायग्राम में करेक्टिव लेंस जो आप यूज़ करोगे। सो हाइपरमेट्रोपिक आई में जो आप करेक्टिव लेंस यूज़ करोगे, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिक आई में पास की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती, दूर की दिखती हैं। सो ये देखो यहाँ पर नियर पॉइंट जो कि नॉर्मल केस में क्या होता है 25 सेंटीमीटर, अब वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, ओके, सो अब ये है हाइपरमेट्रोपिक आई का केस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नियर पॉइंट पे रखी होगी तो उसकी इमेज रेटिना से दूर बनेगी। और अगर हम करेक्शन की बात करें तो करेक्शन में हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, रेस को डाइवर्ज कर देगा, सॉरी रेस को कन्वर्ज कर देगा। कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है रेस को। यहाँ देखो कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, इन रेस को कन्वर्ज कर दिया। सो ये जो दूर से भी जो रेज आ रही थी वो तो प्रॉपरली दिख ही रही थी, अब जो पास से जो रेज आ रही हैं उनको भी अच्छे से कन्वर्ज करके हमारी रेटिना पे इमेज बन गई। सो ये हो गई करेक्शन ऑफ द आई। उसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन में गिवन है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ से आपको पावर बतानी है लेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, फोकस होता है, हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, सो फोकल लेंथ जो आपको गिवन है उसको एज इट इज रखो और इसको हमेशा आप पॉजिटिव में यूज़ करोगे। पता है सभी को पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जो हमारा जैसे कॉन्वेक्स मिरर की भी अगर हम बात करें, सो कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम इसको यहाँ स्फेयर कंप्लीट करें सो इधर कहीं स्फेयर कंप्लीट होगा। ठीक है, सो फोकस यहाँ कहीं पे प्रेजेंट होगा। ओके, सो ये वाला एक्सिस कैसा होता है पॉजिटिव एक्सिस, और ये वाला एक्सिस होता है नेगेटिव एक्सिस। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ ऑब्जेक्ट रखी होती है दैट इज द नेगेटिव एक्सिस। ओके, इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी हम जो है पॉजिटिव फोकल लेंथ लेते हैं। ठीक है, अब आपको फोकल लेंथ गिवन है, ऑल्सो सेंटीमीटर में गिवन है। ध्यान रखना हमेशा जो आपका फॉर्मूला है पावर का P इज इक्वल्स टू 1/f, वहाँ फोकल लेंथ को हम मीटर्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी आप फोकल लेंथ को मीटर में ही यूज़ करोगे, मतलब कि 40 सेंटीमीटर को पहले 0.4 मीटर यानी कि कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कर लिया, अब उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद अब उसको यूज़ करो, 1/0.4 कर दो, ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा। सो 10/4 विच इज़ 2.5 डायोप्टर्स। सो ये आ गई पावर आपकी स्पेक्टिकल्स की, कॉन्वेक्स लेंस वाले स्पेक्टिकल्स की। क्लियर हुआ सभी को? ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। चलिए देखते हैं। अब ये है हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। सो वो ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं, यानी कि उनकी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में जाती हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम। अभी इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम। ये आपको डायग्राम गिवन है ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड आइडेंटिफाई ए
E and F and state their function। तो A क्या है, ये A है, E and F ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं, इन पार्ट्स का नाम बताना है और इनके फंक्शन भी आपको बताने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नीचे से देखते हैं, F इज व्हाट, पेंक्रियाज। E क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर जो कैप की तरह प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। और A है हमारा ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। सो ये सभी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ओके, सो चलिए अब इनके फंक्शन स्टेट करते हैं। अब आपको जो है ए सिर्फ और सिर्फ देखो A, E और F का बताना था, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना क्वेश्चन में आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ सिर्फ A, E और F ही पूछे। यहाँ से आपको इस टाइप के क्वेश्चन से क्लियर हो जाना चाहिए कि डायग्राम्स भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे D का नाम बताओ, थाइमस, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। सो इस तरीके से आपको सभी पता होने चाहिए, हर एक की लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Glands which pour their secretions directly into the blood are known as endocrine glands। अब ये है हमारा A। अब ये सीक्वेंस में मैंने पूरा आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का अब आपको फंक्शन बताना था। सो स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। सो ये है हमारे हाइपोथैलेमस का फंक्शन कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है ये उसको स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज व्हाट, हार्मोन्स, हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट अब ये सभी आप देख सकते हो, बी थायराइड था, सी पैराथायराइड, डी थाइमस। लेकिन आपसे पूछा था फिर एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है। प्रिपेयर्स बॉडी फॉर एडवर्स कंडीशंस ड्यूरिंग फियर एंड एंगर। अब जो एक सिचुएशन होती है वो होती है एमरजेंसी, मतलब जो एमरजेंसी सिचुएशन होती है वहाँ हमारा कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड, एमरजेंसी हार्मोन। जैसे हम क्या कहते हैं इसको, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन, यानी कि या तो लड़ो, फाइट करो सिचुएशन से, या फिर भाग जाओ, दैट इज़ नोन एज इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। फिर आया हमारा पेंक्रियास। पेंक्रियास ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करके रखता है। यहाँ पर क्या होता है, इंसुलिन। इस टाइप का क्वेश्चन आपने असर्शन रीजन में भी देखा था, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन डी। अब सेक्शन डी का जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आई होप आपको सेक्शन ए, बी और सी अच्छे से क्लियर हुए हैं। सेक्शन ए की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सेक्शन डी। सो टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।